नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 446 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन की पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच विवाद जिस तरह बढ़ता जा रहा है वह शुभ संकेत नहीं। दोनों ही पक्षों को यह समझना होगा कि इस मामले में विवाद की नहीं, संवाद की आवश्यकता है। यह निराशाजनक है कि इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए कोई पहल होती नहीं दिख रही है। ऐसी किसी पहल के स्थान पर दोनों ही पक्ष और विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट अपने रवैये पर कुछ अधिक ही अडिग और आक्रामक है। इसका प्रमाण तब मिला जब उसने उस रपट के अंश सार्वजनिक कर दिए जो नियुक्त किए जाने वाले न्यायाधीशों के संदर्भ में सरकार की ओर से उसे सौंपी गई थी। इस रपट में खुफिया एजेंसियों की ओर से दी गई जानकारी थी। इससे बड़ी विडंबना और कोई नहीं हो सकती कि खुफिया एजेंसियों के आकलन को सार्वजनिक करने का काम सुप्रीम कोर्ट करे। इस पर केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने उचित ही आपत्ति जताई। सुप्रीम कोर्ट ने यह काम भले ही स्वयं को सही सिद्ध करने के लिए किया हो, लेकिन उसे समझना होगा कि वह कॉलेजियम को संविधान सम्मत साबित नहीं कर सकता। इसलिए नहीं करता क्योंकि संविधान में यह कहा ही नहीं गया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाए गए कॉलेजियम के माध्यम से की जाएगी। कॉलेजियम व्यवस्था न केवल संविधान की मूल भावना बल्कि लोकतांत्रिक मर्यादा के भी विरुद्ध है। पैरा। यह समझ आता कि न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकार के हिसाब से ना हो, लेकिन इसका यह अर्थ भी नहीं हो सकता कि वह पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट की मन मर्जी से हो। फिलहाल ऐसी ही स्थिति है। न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की भूमिका पोस्ट मास्टर सरीखी ही है।
सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ अपने हाथ में ले रखा है। सबसे विचित्र यह है कि वह न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को भी दुरुस्त करने के लिए तैयार नहीं, जबकि उसने स्वयं माना था कि इसमें सुधार की आवश्यकता है। वास्तव में इसी कारण यह कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया का हरण कर लिया है। आखिर न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती जिसमें सुप्रीम कोर्ट के साथ सरकार की भी भागीदारी हो। विश्व के अन्य अनेक देशों में ऐसा ही है। कहीं कहीं तो न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकार ही करती है। क्या ऐसे देशों के बारे में यह कहा जा सकता है कि वहाँ भारत से खराब न्याय व्यवस्था है? सच्चाई तो इसके विपरीत है। भारत न केवल अपनी दोषपूर्ण न्याय व्यवस्था के लिए जाना जाता है, बल्कि लंबित मुकदमों के भारी बोझ और तारीख पर तारीख के अंतहीन सिलसिले के लिए भी। निसंदेह इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी जवाबदेह है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच विवाद जिस तरह बढ़ता जा रहा है वह शुभ संकेत नहीं। दोनों ही पक्षों को यह समझना होगा कि इस मामले में विवाद की नहीं, संवाद की आवश्यकता है। यह निराशाजनक है कि इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए कोई पहल होती नहीं दिख रही है। ऐसी किसी पहल के स्थान पर दोनों ही पक्ष और विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट अपने रवैये पर कुछ अधिक ही अडिग और आक्रामक है। इसका प्रमाण तब मिला जब उसने उस रपट के अंश सार्वजनिक कर दिए जो नियुक्त किए जाने वाले न्यायाधीशों के संदर्भ में सरकार की ओर से उसे सौंपी गई थी। इस रपट में खुफिया एजेंसियों की ओर से दी गई जानकारी थी। इससे बड़ी विडंबना और कोई नहीं हो सकती कि खुफिया एजेंसियों के आकलन को सार्वजनिक करने का काम सुप्रीम कोर्ट करे। इस पर केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने उचित ही आपत्ति जताई। सुप्रीम कोर्ट ने यह काम भले ही स्वयं को सही सिद्ध करने के लिए किया हो, लेकिन उसे समझना होगा कि
वह कॉलेजियम को संविधान सम्मत साबित नहीं कर सकता। इसलिए नहीं करता क्योंकि संविधान में यह कहा ही नहीं गया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाए गए कॉलेजियम के माध्यम से की जाएगी। कॉलेजियम व्यवस्था न केवल संविधान की मूल भावना बल्कि लोकतांत्रिक मर्यादा के भी विरुद्ध है। पैरा, यह समझ आता कि न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकार के हिसाब से ना हो, लेकिन इसका यह अर्थ भी नहीं हो सकता कि वह पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट की मन मर्जी से हो। फिलहाल ऐसी ही स्थिति है। न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की भूमिका पोस्ट मास्टर सरीखी ही है। सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ अपने हाथ में ले रखा है। सबसे विचित्र यह है कि वह न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को भी दुरुस्त करने के लिए तैयार नहीं, जबकि उसने स्वयं माना था कि इसमें सुधार की आवश्यकता है। वास्तव में इसी कारण यह कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया का हरण कर लिया है। आखिर न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती जिसमें सुप्रीम कोर्ट के साथ सरकार की भी भागीदारी हो। विश्व के अन्य अनेक देशों में ऐसा ही है। कहीं कहीं तो न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकार ही करती है। क्या ऐसे देशों के बारे में यह कहा जा सकता है कि वहाँ भारत से खराब न्याय व्यवस्था है? सच्चाई तो इसके विपरीत है। भारत न केवल अपनी दोषपूर्ण न्याय व्यवस्था के लिए जाना जाता है, बल्कि लंबित मुकदमों के भारी बोझ और तारीख पर तारीख के अंतहीन सिलसिले के लिए भी। निसंदेह इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी जवाबदेह है। स्टॉप। दोस्तों, तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच विवाद जिस तरह बढ़ता जा रहा है वह शुभ संकेत नहीं। दोनों ही पक्षों को यह समझना होगा कि इस मामले में विवाद की नहीं, संवाद की आवश्यकता है। यह निराशाजनक है कि इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए कोई पहल होती नहीं दिख रही है। ऐसी किसी पहल के स्थान पर दोनों ही पक्ष और विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट अपने रवैये पर कुछ अधिक ही अडिग और आक्रामक है। इसका प्रमाण तब मिला जब उसने उस रपट के अंश सार्वजनिक कर दिए जो नियुक्त किए जाने वाले
न्यायाधीशों के संदर्भ में सरकार की ओर से उसे सौंपी गई थी। इस रपट में खुफिया एजेंसियों की ओर से दी गई जानकारी थी। इससे बड़ी विडंबना और कोई नहीं हो सकती कि खुफिया एजेंसियों के आकलन को सार्वजनिक करने का काम सुप्रीम कोर्ट करे। इस पर केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने उचित ही आपत्ति जताई। सुप्रीम कोर्ट ने यह काम भले ही स्वयं को सही सिद्ध करने के लिए किया हो, लेकिन उसे समझना होगा कि वह कॉलेजियम को संविधान सम्मत साबित नहीं कर सकता। इसलिए नहीं करता क्योंकि संविधान में यह कहा ही नहीं गया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाए गए कॉलेजियम के माध्यम से की जाएगी। कॉलेजियम व्यवस्था न केवल संविधान की मूल भावना बल्कि लोकतांत्रिक मर्यादा के भी विरुद्ध है। पैरा यह समझ आता कि न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकार के हिसाब से ना हो, लेकिन इसका यह अर्थ भी नहीं हो सकता कि वह पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट की मन मर्जी से हो। फिलहाल ऐसी ही स्थिति है। न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की भूमिका पोस्ट मास्टर सरीखी ही है। सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ अपने हाथ में ले रखा है। सबसे विचित्र यह है कि वह न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को भी दुरुस्त करने के लिए तैयार नहीं, जबकि उसने स्वयं माना था कि इसमें सुधार की आवश्यकता है। वास्तव में इसी कारण यह कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया का हरण कर लिया है। आखिर न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती जिसमें सुप्रीम कोर्ट के साथ सरकार की भी भागीदारी हो। विश्व के अन्य अनेक देशों में ऐसा ही है। कहीं कहीं तो न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकार ही करती है। क्या ऐसे देशों के बारे में यह कहा जा सकता है कि वहाँ भारत से खराब न्याय व्यवस्था है? सच्चाई तो इसके विपरीत है। भारत न केवल अपनी दोषपूर्ण न्याय व्यवस्था के लिए जाना जाता है, बल्कि लंबित मुकदमों के भारी बोझ और तारीख पर तारीख के अंतहीन सिलसिले के लिए भी। निसंदेह इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी जवाबदेह है। स्टॉप।